नमस्कार दोस्तों, हरियाणा जीके की प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रीवियस ईयर एग्जाम सीरीज के अंतर्गत हम वो सभी प्रश्न करवा रहे थे जो एचएसएससी ने 2015 से लेकर 2020 तक की परीक्षाओं में पूछे थे। सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे, अच्छे तभी लग रहे होंगे तब आपको समझ में आ रहे होंगे। तो हम आशा कर सकते हैं कि सभी प्रश्न आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे। साथ ही साथ में आप नोट कर रहे होंगे नोटबुक में नहीं तो आप अपने माइंड के अंदर नोट कर लीजिए। माइंड के अंदर नहीं तो आप अपने हार्ट के अंदर, दिल में नोट कर लीजिए। दिल और दिमाग में नोट रखें, नोटबुक में रखे या नहीं रखे कोई बात नहीं, लगातार आप हमारे साथ में बने रहें। और यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती है, सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आते हैं तो साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल है और नॉर्मल क्वेश्चन है तो आपको ये पहले भी सुना होगा या आपको आता भी होगा। लेकिन इस प्रश्न से और प्रश्न कैसे निकलते हैं और इससे संबंधित और प्रश्न दूसरे डिस्ट्रिक्टों के अंदर कौन कौन से हैं, वो सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। चलिए देखें, पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा के अंदर बाटा शूज फैक्ट्री कहां पर है। बाटा शूज फैक्ट्री कहां पर है, तो इसने ऑप्शन में फरीदाबाद दे रखा है, बल्लभगढ़ नहीं दे रखा। यदि बल्लभगढ़ ऑप्शन में मिलता तो आपने याद रखना था बल्लभगढ़। बाटा शूज फैक्ट्री कहां पर पड़ती है, बल्लभगढ़। और बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है तो आपने याद रखना है फरीदाबाद के अंदर। बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है, फरीदाबाद में। और बल्लभगढ़ का नाम बदलकर क्या हो गया, बलरामगढ़। क्या हो गया, बलरामगढ़। और बलराम कौन थे, श्री कृष्ण के भाई, जिनकी वाइफ कौन थी, बलराम की वाइफ रेवती। और रेवती के नाम पर कौन सा बसा है, रेवाड़ी शहर बसा है। तो आपने याद रखिएगा, रेवाड़ी रेवती के नाम पर बसा है। रेवती बलराम की पत्नी थी, बलराम श्री कृष्ण के भाई थे और उन्हीं बलराम के नाम पर बल्लभगढ़ का नामकरण किया गया है। तो आपने याद रखना है बल्लभगढ़ का नामकरण क्या हो गया, बलरामगढ़। लेकिन बलराम को श्री कृष्ण क्या कहता था, दाऊजी के नाम से पुकारता था अपने बड़े भैया को, दाऊजी। और दाऊजी का मंदिर कहां पर पड़ता है, बंचारी पलवल में पड़ता है। और कॉटन सिटी के नाम से किसे जानता है, पलवल को जाना जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाटा शूज फैक्ट्री पड़ती है बल्लभगढ़ और बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है, फरीदाबाद में। हरियाणा का अकॉर्डिंग टू एरिया क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है, फरीदाबाद। 741 वर्ग किलोमीटर है ओनली। दूसरा छोटा कौन सा है तो आपने याद रखना है, दूसरा छोटा पड़ता है पंचकुला। बहुत अच्छे तरीके, सटीक तरीके से याद रखिएगा, समझ में आ गया। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। ये तो था बाटा शूज फैक्ट्री जो बल्लभगढ़ फरीदाबाद के अंदर है। लेकिन आपसे लिबर्टी शूज फैक्ट्री पूछ ले एग्जामिनर, लिबर्टी शूज फैक्ट्री पूछ ले तो आप कहां पर बताएंगे, करनाल के अंदर। लिबर्टी शूज फैक्ट्री करनाल के अंदर है, याद रखिएगा। और इसी कारण शूज सिटी के नाम से किसे जानते हैं, करनाल को जानते हैं। बाटा शूज फैक्ट्री बल्लभगढ़ के अंदर पड़ता है। लेकिन आपसे ये पूछ ले कि हरियाणा में सबसे ज्यादा रबड़ टायर का उत्पादन कहां पर होता है, तो जहां पर बाटा शूज फैक्ट्री है उसी शहर के अंदर सबसे ज्यादा रबड़ टायर का उत्पादन होता है। और हरियाणा में सबसे ज्यादा जो रबड़ टायर का उत्पादन होता है वो कहां पर होता है, बल्लभगढ़ के अंदर। और बल्लभगढ़ कहां पर पड़ता है, फरीदाबाद में। रबड़ टायर बल्लभगढ़ फरीदाबाद में। और देश में, हरियाणा में नहीं, हरियाणा में तो है ही है, देश में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर का उत्पादन कहां पर होता है, फरीदाबाद में। सर्वाधिक मेहंदी का जो निर्यात किया जाता है फरीदाबाद। सर्वाधिक बजरी हरियाणा में कहां पर होती है, फरीदाबाद के अंदर। सर्वाधिक रजनीगंधा कहां उत्पन्न होता है तो आपने याद रखना है, फरीदाबाद के अंदर। सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से डिस्ट्रिक्ट की है, फरीदाबाद की। सबसे ज्यादा महिलाएं पुरुष कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, फरीदाबाद के अंदर। याद रखना है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है हरियाणा का, फरीदाबाद। लेकिन दूसरा बड़ा शहर कौन सा है तो आपने याद रखना है, गुरुग्राम। तो बहुत अच्छे तरीके से याद रखिएगा, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस नृत्य विधा को प्रदर्शन पुरुष और महिलाओं के द्वारा किया जाता है, मंजीरा जो नृत्य विधा है इसका जो आयोजन किया जाता है वो महिला और पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है। तो ये याद रखिएगा, मंजीरा जो नृत्य है यह नृत्य नगाड़ो डफ की ध्वनि पर किया जाता है। यह नृत्य नगाड़ो डफ और मंजीरा की ध्वनि पर किया जाता है। इस नृत्य में महिलाएं और पुरुष दोनों ही भाग लेते हैं। तो विशेष रूप से आपने याद रखना है, वह नृत्य है जिसमें महिला और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। क्वेश्चन विशेष रूप से क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है एचएसएससी के द्वारा। क्वेश्चन सीधा यह है कि वह नृत्य, इनमें से वह नृत्य जिसमें पुरुष और महिलाएं दोनों भाग लेते हैं तो कौन सा नृत्य, मंजीरा नृत्य। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की धमाल नृत्य है,
विधा का प्रदर्शन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में विशेष रूप से किया जाता है? हरियाणा का धमाल नृत्य जिसका प्रदर्शन विशेष रूप से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर किया जाता है? तो आपने याद रखना है झज्जर और महेंद्रगढ़ के अंदर। कौन सा नृत्य पूछ रहा है आपसे? तो आपने याद रखना है हरियाणा का धमाल नृत्य जिसका विशेष रूप से आयोजन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है? तो आपने याद रखना है झज्जर, वह कहां पर? महेंद्रगढ़ के अंदर। महेंद्रगढ़ के अंदर छज्जू जाट के नाम पर बसाया गया था। कौन सा? झज्जर। और ये याद रखिएगा महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ पटियाला के राजा महेंद्र की यादों में बसाया गया शहर है महेंद्रगढ़। तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हर्ष युग के तांबे के सिक्के कहां से मिले थे? हर्ष युग के मतलब जो हर्ष युग था राजा हर्षवर्धन, उसके युग के तांबे के सिक्के कहां से मिले हैं? तो हर्ष युग के तांबे के सिक्के, या आपसे यह भी पूछ सकता है हर्ष युगीन तांबे के सिक्के कौन से डिस्ट्रिक्ट से मिले हैं? तो आप याद रखिएगा सोनीपत से। कहां से मिले हैं? सोनीपत से। और सोनीपत का महाभारत कालीन नाम क्या था? सोनप्रस्थ। और याद रखिएगा हरियाणा में सोने के शहर के नाम से किसे जानते हैं? सोनीपत को। हरियाणा में सोने के शहर के नाम से किसे जाना जाता है? सोनीपत को। और ये याद रखिएगा ये जो महाभारत कालीन नाम हुआ करता था सोनप्रस्थ, ये किसका नाम था? तो याद रखिएगा सोनीपत। और पानीपत का पानप्रस्थ, और दिल्ली का इंद्रप्रस्थ। महाभारत कालीन नाम दिल्ली का इंद्रप्रस्थ, पानीपत का पानप्रस्थ और सोनीपत का सोनप्रस्थ हुआ करता था। बाबा सरवण के नाम पर बसाया गया शहर है सोनीपत। और याद रखिएगा हरियाणा में सोने के शहर के नाम से किसे जानते हैं? सोनीपत को। और एजुकेशन हब किसे कहते हैं? रोहतक को। और एजुकेशन सिटी के नाम से सोनीपत को। एजुकेशन सिटी सोनीपत और एजुकेशन हब कौन सा है? रोहतक है। और राजीव गांधी एजुकेशन सोसाइटी है, वो कुंडली के अंदर बन रही है। और कुंडली कहां पर पड़ता है? सोनीपत के अंदर पड़ता है। तो आपने याद रखना है, ये चीजें याद रखिएगा। सोनीपत जिसका ओल्ड नेम क्या है? सोनप्रस्थ, बाबा सरवण के नाम पर बसाया गया और सोने का शहर है सोनीपत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक में हरियाणा के थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण मिलता है? यह आपसे पूछ रहा है कि किस पुस्तक में, ऐसी कौन सी पुस्तक है जहां हरियाणा का एक शहर पड़ता है कुरुक्षेत्र और एक शहर पड़ता है थानेसर। कुरुक्षेत्र और थानेसर, उसके अंदर जो नदी बहती थी उनका वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? भाई ये पूछ रहा है कि हरियाणा का एक थानेसर और एक कुरुक्षेत्र है, और उस थानेसर कुरुक्षेत्र में प्राचीन काल में जो नदियां बहती थी उनका विवरण कौन सी पुस्तक में मिलता है? साफ शब्दों में बोले तो, वरना क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है, एग्जामिनर ने उलझा रखा बच्चों को। सीधा शब्दों में हम आपसे बता दें, क्वेश्चन ये है कि हरियाणा का वह शहर जो थानेसर और कुरुक्षेत्र है, इसके अंदर प्राचीन समय में नदियां बहती थी, इसका वर्णन कौन सी पुस्तक में मिलता है? हम आपके सामने पहले ऑप्शन दे रहे हैं, फिर इसका आंसर बताएंगे। पहला ऑप्शन है पृथ्वी पुराण में, पुराण कथा में, कथा साहित्य में, या वामन पुराण में। तो आप याद रखिएगा इसका जो वर्णन मिलता है वामन पुराण में मिलता है। और वामन पुराण में ही ये कहा गया था कि जो कुरुक्षेत्र का ब्रह्म सरोवर है, कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर है उसके बारे में वामन पुराण में क्या लिखा है? तो वामन पुराण में लिखा है कि कुरुक्षेत्र का जो ब्रह्म सरोवर है वो राजा कुरु ने बनवाया था, और राजा कुरु के नाम पर ही बसाया गया शहर कौन सा है? कुरुक्षेत्र है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भाखड़ा नांगल बांध का पिता किसे कहा जाता है? देखें ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन कई स्टूडेंटों को आता होगा, कईयों को नहीं आता होगा, तो सभी को आने लगेगा। भाखड़ा नांगल डैम, भाखड़ा नांगल डैम है, इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आप याद रखिएगा सर छोटूराम, सर छोटूराम को माना जाता है। सर छोटूराम का जन्म कब हुआ था? 1881 के अंदर गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर हुआ था। गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर शिव का प्रसिद्ध मेला भी लगता है भैया, शिव का प्रसिद्ध मेला गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर भी लगता है। वैसे हरियाणा में सबसे ज्यादा जो सुप्रसिद्ध मेला है शिव का वो बागोत में, फिर गढ़ी सांपला किलोई में, फिर इंछापुरी गुरुग्राम के अंदर लगता है। कहां किसका मेला? प्रसिद्ध शिव का मेला। तो याद रखिएगा सर छोटूराम का जन्म 1881 गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर हुआ था। लेकिन इसी के साथ में भैया आपने याद क्या रखना है, 1881 के अंदर 100 साल जोड़ दे 1981, 18 के अंदर यदि 100 ऐड कर दे, 1881 के अंदर 100 ऐड कर दे 1981 में HBSC हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन
HBSC जो पहले चंडीगढ़ के अंदर था, जिसकी स्थापना 1969 के अंदर हुई थी चंडीगढ़ में, उसे चंडीगढ़ से भिवानी कब लेकर आए थे? 1981। और 1981 से 100 घटा दे 1881, गढ़ी सांपला किलोई रोहतक के अंदर किसका जन्म हुआ था? सर छोटूराम का। और भाखड़ा नांगल डैम है, उसके जन्मदाता कौन माने जाते हैं? सर छोटूराम। भाखड़ा नांगल डैम की नींव कब रखी गई थी? तो आपने याद रखना 1933 में भाखड़ा नांगल डैम की नींव रखी गई थी। भाखड़ा नांगल डैम की नींव कब रखी गई थी? 1933 में। और भाखड़ा नांगल डैम 1933 में रखी गई थी जिसकी नींव, इसमें यदि 10 जोड़ दें 1943। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, भाखड़ा नांगल डैम की नींव रखी गई थी 1933 में, सर छोटूराम इसके जन्मदाता माने जाते हैं। और भाखड़ा नांगल डैम की जो तिथि थी 1933, इसके अंदर 10 जोड़ दें 1943। कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र, अंबाला से सनातन धर्म और कायाकल्प समाचार पत्र सफीदो जींद से निकला था। कुरुक्षेत्र से धर्म क्षेत्र, कायाकल्प सफीदो जींद से और अंबाला से विश्वव्यापी सनातन धर्म समाचार पत्र निकला था 1943 में। 1943 से 100 घटा दे 1843, अंबाला कैंट बना था। 1943 से यदि 100 घटा दे 1843, अंबाला कैंट बना था। 100 जोड़ दे 1943, 3 समाचार पत्र निकले थे, बता चुके हैं। और 10 घटा दे 1933, भाखड़ा बांध की शुरुआत हुई थी, भाखड़ा बांध बनना शुरू हुआ था, भाखड़ा बांध की नींव रखी गई थी। और भाखड़ा बांध का जन्मदाता सर छोटूराम, जिसका जन्म 1881 गढ़ी सांपला रोहतक के अंदर हुआ था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है ना, तो इसी बात के ऊपर एक शेयर कर दीजिए, साथ के साथ में शेयर करते रहिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, साथ के साथ शेयर करते रहिए। सर छोटूराम को सर की उपाधि कब मिली थी? तो आपने याद रखिएगा 1937 के अंदर सर की उपाधि मिली थी। सभी क्वेश्चन क्लियर करवाएंगे, कोई भी पर्सन आपके दिल और दिमाग में डाउट का नहीं रहना चाहिए, हम सभी पर्सन क्लियर करवाएंगे, लेकिन आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। तो ये सभी चीजें याद रखिएगा। एक बार बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सभी पॉइंट क्लियर है ना? तो अच्छे तरीके से आप याद रखिएगा, सभी पॉइंट अच्छे तरीके से क्लियर करते हुए चलिएगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। लगातार जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारी हरियाणा जीके सीरीज, बिल्कुल फ्री है, किसी का कोई एक पैसा तक नहीं लगेगा। तो मेरे भाई पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट पर्सन की तरफ बढ़ते हैं आगे। अगला जो पर्सन है वो क्या है वो देखें, बहुत अच्छा पर्सन आएगा। 1937 में हरियाणा में खालिस्तान मिल की स्थापना की गई थी। देखिए एक पर्सन इन्होंने बता दिया, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 के अंदर हुई थी। 1937 में हरियाणा में खालिस्तान मिल की स्थापना की गई थी। तो आपने याद रखना है, भिवानी जो टेक्सटाइल मिल है, भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना 1937 के अंदर की गई थी। और सर छोटूराम को सर की उपाधि भी कब मिली थी? 1937 में। भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब की गई थी? 1937 में। और सर छोटूराम को सर की उपाधि कब मिली थी? 1937 में। देखें क्वेश्चन से क्वेश्चन किस प्रकार बन रहा है। तो ऐसे ही आप बनना सीख जाएंगे यदि लगातार 10-12 क्लास हमारी देख लेते तो कंटिन्यू। 1937 में भिवानी टेक्सटाइल मिल बनी थी। ऐसा बताया गया कि जब ये भिवानी टेक्सटाइल मिल बनी थी तो इसकी जो लागत आई थी वो 34 करोड़ रुपए आई थी। ऐसा बताया जाता है कि जब 1937 के अंदर भिवानी टेक्सटाइल मिल बनी थी तो इसकी लागत कितनी आई थी? 34 करोड़ रुपए इसकी लागत हुआ करती थी उस समय, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो पर्सन है वो पर्सन बहुत अच्छा है। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए थे? रोलेक्ट एक्ट का संबंध है वो कौन सी डेट से है? 1919 से। ये कलर के एग्जाम में आया था, अभी कलर का एग्जाम हुआ था पीछे, उसके अंदर आया था कि रोलेक्ट एक्ट भारत कब आया था। तो आपने याद रखना है 1919 के अंदर। रोलेक्ट एक्ट का विरोध सर्वप्रथम कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा अंबाला के अंदर। रोलेक्ट एक्ट का विरोध हरियाणा में सबसे पहले कहां पर हुआ था? अंबाला। और अंबा राजपूत के नाम पर बसाया गया शहर या माता अंबालिका के नाम पर बसाया गया शहर कौन सा है? अंबाला। रोलेक्ट एक्ट का विरोध अंबाला में कब किया गया था? 1919 में। सर्वप्रथम जब भी ये रोलेक्ट एक्ट भारत आया था उसका सर्वप्रथम हरियाणा में जो मुख्य रूप से विरोध किया गया था वो अंबाला में किया गया था, याद रखना है। लेकिन रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ऐसा महापुरुष जिसने अपने सभी पदक और पुरस्कार वापस कर दिए थे, कौन हुआ करते थे? लाला मुरलीधर। रोलेक्ट एक्ट के विरोध में सभी पदक और पुरस्कार या सम्मान लौटाने वाले कौन व्यक्ति थे? लाला मुरलीधर। और लाला मुरलीधर जिनका जन्म कहां पर हुआ था? पलवल में। लेकिन लाला मुरलीधर की कर्म भूमि कौन सी है? अंबाला। लाला मुरलीधर जिसकी कर्म भूमि तो पड़ती है अंबाला, लेकिन लाला मुरलीधर जिसकी जन्म भूमि पड़ती है पलवल के अंदर। तो ये आपने याद रखना है, लाला मुरलीधर वही शख्सियत है जब हरियाणा के अंदर कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 के अंदर
हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा 1886 में खुली थी और हरियाणा में कांग्रेस की प्रथम शाखा कहां पर खुली थी? अंबाला में। और वो शाखा किसके प्रयासों से खुली थी? लाला मुरलीधर के प्रयासों से ही खुली थी। लाला मुरलीधर जिसकी जन्मभूमि तो पलवल है, लाला मुरलीधर जिसकी कर्म भूमि अंबाला है, और इन्हीं के प्रयासों से हरियाणा के अंबाला में कांग्रेस की प्रथम शाखा खुली थी। लेकिन क्वेश्चन हमारा यह है कि रोलक एक्ट के विरोध में कौन महापुरुष ऐसे थे जिसने सारे पदक और पुरस्कार सम्मान सब कुछ वापस कर दिया था? लाला मुरलीधर। रोलक एक्ट का विरोध सर्वप्रथम हरियाणा में कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो आपने याद रखना अंबाला। यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, लगातार देखते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा की कौन सी मौसमी नदी है जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जानी जाती थी? हरियाणा की ऐसी प्राचीन नदी जो प्राचीन समय में अरुणा के नाम से जानी जाती थी। अरुणा जो नदी थी प्राचीन समय में, उसको वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? तो आप याद रखिएगा, मारकंडा। मारकंडा नदी को प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? अरुणा के नाम से जानते थे। तो ये याद रखिएगा। मारकंडा के पॉइंट की बात करें तो जो शाहबाद है, कुरुक्षेत्र का जो शाहबाद है वो कौन सी नदी के ऊपर पड़ता है? कुरुक्षेत्र का शाहबाद मारकंडा नदी के ऊपर पड़ता है। कुरुक्षेत्र का जो शाहबाद है, कुरुक्षेत्र जो डिस्ट्रिक्ट है उसका एक शहर पड़ता है शाहबाद। आप जब दिल्ली से अंबाला की तरफ जाएंगे तो कुरुक्षेत्र से जस्ट अंबाला की तरफ बढ़ेंगे तो पहला जो रेलवे स्टेशन वगैरह आता है वो शाहबाद आता है, जहां पर काफी मात्रा में एक्सप्रेस ट्रेनें भी रुकती हैं। शाहबाद जो है, शाहबाद मारकंडा, शाहबाद मारकंडा के नाम से रेलवे स्टेशन है। ये शाहबाद, आज के बाद यदि शाहबाद मारकंडा रेलवे स्टेशन देखे ना तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए। आज के बाद में यदि कभी भी शाहबाद मारकंडा देखें लिखा हुआ तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कि शाहबाद तो कस्बा है, लेकिन ये कौन सा कस्बा, कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? मारकंडा नदी के ऊपर स्थित है। शाहबाद कस्बा है लेकिन ये मारकंडा नदी के ऊपर स्थित है, इसी कारण शाहबाद मारकंडा लिखा जाता है। तो शाहबाद कौन सी नदी के ऊपर स्थित है? मारकंडा नदी के ऊपर स्थित है। अंबाला का जो एससी रिजर्व सीट है, अंबाला की एससी रिजर्व सीट जिसका नाम है मुलाना, उस मुलाना क्षेत्र से भी बहती है कौन सी नदी? मारकंडा। और कुरुक्षेत्र की जो एससी रिजर्व सीट है उसका नाम है शाहबाद, इस शाहबाद से भी बहती है कौन सी नदी? तो मारकंडा नदी बहती है। आपने बहुत अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से याद रखना है। महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर जो पूछा गया था हरियाणा के एक एग्जाम में, महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर कहां पर पड़ता है? शाहबाद में। महर्षि मार्कंडेश्वर की तपोभूमि कौन सी है? शाहबाद। याद रखना, महर्षि मार्कंडेश्वर की तपोभूमि शाहबाद, महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर शाहबाद, मधुमक्खी पालन केंद्र कहां पर पड़ता है? शाहबाद। और शाहबाद सरकारी चीनी मिल कब बनी थी? 1984-85 के अंदर शाहबाद सरकारी चीनी मिल बनी थी। मेरे प्रिय भैया समझ में आ रहा है ना अच्छे तरीके से? यदि समझ में आ रहा है तो साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते रहिए, साथ के साथ में शेयर करते रहिए। अब ज्यादा ध्यान शेयर वगैरह पे भी मत दीजिए, पढ़ाई पर भी रखिएगा। 1-2 शेयर कर दीजिए बस, उसी से काफी है। मारकंडा नदी का पुराना नाम है अरुणा और शाहबाद जो है वो मारकंडा नदी के ऊपर स्थित है। महर्षि मार्कंडेश्वर मंदिर, महर्षि मार्कंडेश्वर की तपोभूमि शाहबाद, मधुमक्खी पालन केंद्र शाहबाद, और शाहबाद सरकारी चीनी मिल कब बनी थी? 1984 और 85 के अंदर बनी थी। तो बहुत अच्छे तरीके से, सटीक तरीके से, मजा आएगा पढ़ने में। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो देखें, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री किस पक्ष से संबंधित थे? हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री हैं भगवत दयाल शर्मा, अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था बीडी शर्मा। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री जिसका नाम है भगवत दयाल शर्मा, कहां से थे? बेरी। और बेरी कहां पर पड़ता है? तो आप याद रखिएगा झज्जर के अंदर पड़ता है। और इसी बेरी से हुआ करते थे पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग। और इसी बेरी के अंदर पड़ता भीमेश्वरी देवी मंदिर, और इसी बेरी के अंदर मेला लगता है भीमेश्वरी देवी का। भीमेश्वरी देवी मंदिर बेरी, भीमेश्वरी देवी का मेला बेरी, और हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री भगवत दयाल शर्मा बेरी, और पूर्व आर्मी चीफ दलबीर सिंह सुहाग कहां से थे? बेरी से। ये कब से कब रहे? 1 नवंबर 1966 से लेकर 23 मार्च 1967 तक ये हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन ये पूछ रहे कि भगवत दयाल शर्मा है, ये कौन सी पार्टी से हुआ करते थे? तो याद रखिएगा इनकी जो पार्टी थी वो कांग्रेस पार्टी हुआ करते थे। कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री किस पक्ष से थे? तो आपने याद रखना कांग्रेस पार्टी के पक्ष से थे। ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। ये जो भगवत दयाल शर्मा है ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश के राज्यपाल भी रहे थे। कौन सी पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। कहां से थे? बेरी से। कौन? भगवत दयाल शर्मा। रोहतक मेडिकल कॉलेज का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो याद रखिएगा
ये पूछ रहा है कि जो ये जो प्रश्न हम आपको करवाएंगे, आप ये प्रश्न कुछ स्टूडेंटों को आता होगा, कुछ को नहीं आता होगा, लेकिन जिसको नहीं आता है उसको आज के बाद में कंफर्म आने लगेगा, और जिसको आता है उसके लिए हम और पॉइंट बताएंगे इसी प्रश्न से। देखिए ये आपसे पूछ रहा है कि चट्टी पातशाही गुरुद्वारा कहां पर स्थित है। क्या पूछ रहा है? ये आपसे पूछ रहा है कि चट्टी जो पातशाही गुरुद्वारा है, चट्टी पातशाही गुरुद्वारा कहां पर स्थित है। तो आप बताएंगे कि जो चट्टी पातशाही गुरुद्वारा है वो पड़ता है कुरुक्षेत्र में। गुरुद्वारा चट्टी पातशाही यदि पूछता है आपसे तो आप बता देंगे कुरुक्षेत्र में। आपका आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा, तुरंत आपको 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन आपसे यदि पूछ ले कि पातशाही शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो आप क्या बताएंगे? सिख धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से संबंधित है? सिख धर्म से संबंधित है, ये आपने याद रखना है। और हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में सिख धर्म कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, तो आपने याद रखना है सिरसा, और सिरसा के बाद में फतेहाबाद के अंदर मिलता है, सिरसा और फतेहाबाद। लेकिन सिखों का प्रसिद्ध मेला बैसाखी का मेला 13 और 14 अप्रैल को कहां पर लगता है, तो याद रखिएगा पंचकुला पिंजौर के अंदर लगता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिंजौर के अंदर 2 दिन 13 व 14 अप्रैल को बैसाखी का मेला चलता है, आपने याद रखना है। गुरु गोविंद सिंह मार्शल आर्ट संग्रहालय कहां पर स्थित है? यमुनानगर में। बैसाखी का मेला लगता है पिंजौर पंचकुला में 13 और 14 अप्रैल को। लेकिन सबसे ज्यादा जो सिख धर्म है, सिखों का प्रसिद्ध मेला पिंजौर में लग रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सिख धर्म है वो कहां पर मिलता है, तो आपने याद रखना है सिरसा और फतेहाबाद में। और पातशाही शब्द किससे संबंधित है? सिखों से संबंधित है। और चट्टी पातशाही गुरुद्वारा कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में पड़ता है। चलिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते रहिए। दूसरा पॉइंट हम आपसे ये बता देते हैं कि चट्टी पातशाही गुरुद्वारा तो पड़ता है कुरुक्षेत्र में, लेकिन तीसरी पातशाही भी कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। 9वीं पातशाही भी कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। 7वीं पातशाही भी कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। तो याद रखना है तीसरी, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, तीसरी, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं पातशाही गुरुद्वारा है, वो सारे गुरुद्वारे कहां पर पड़ते हैं? कुरुक्षेत्र में। लेकिन पहली पातशाही गुरुद्वारा, पहली पातशाही, देखिए पैसे पहली और पैसे पानीपत याद रखना है। पहली पातशाही गुरुद्वारा यदि आपसे पूछता है तो आप बताएंगे पानीपत के अंदर पड़ता है। पहली पातशाही गुरुद्वारा यदि फिर से देखिए एक बार रिपीट करते हैं, पहली पातशाही गुरुद्वारा है वो कहां पर पड़ता है? पानीपत के अंदर। ये बहुत अच्छे तरीके से आपने याद रखना है। तीसरी, छठी, 9वीं और 10वीं पातशाही जो गुरुद्वारा है, तीसरी, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं पातशाही गुरुद्वारा कहां पर पड़ता है, तो आपने याद रखना है कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। पहली पातशाही याद रखिएगा, पहली पातशाही कहां पर पड़ता है? पानीपत के अंदर पड़ता है। सभी क्वेश्चन ठीक होने चाहिए आपके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरुद्वारा दमदमा साहिब, गुरुद्वारा दमदमा साहिब कहां पर पड़ता है, तो आपने याद रखना कुरुक्षेत्र में। गुरुद्वारा दमदमा साहिब हमने इसलिए बताया है क्योंकि यह चीज आपको भी पता होनी चाहिए। गुरुद्वारा दमदमा साहिब कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। याद रखना है दमदमा हरियाणा की सबसे बड़ी झील का नाम है, दमदमा झील, जो सोहना गुरुग्राम के अंदर पड़ती है। इसीलिए 2 क्वेश्चन बने। हरियाणा की सबसे बड़ी जो झील है जिसका नाम क्या है? दमदमा झील, जो सोहना गुरुग्राम के अंदर है। और दमदमा साहिब गुरुद्वारा कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। उसके बाद में नेक्स्ट गुरुद्वारा आएगा, गुरुद्वारा बाहोली साहिब। गुरुद्वारा बाहोली साहिब कहां पर पड़ता है? कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है। लेकिन यह भी हमने इसलिए बताया है क्योंकि बाहोली तेल शोधन कारखाना कहां पर पड़ता है? पानीपत में। और बाहोली तेल शोधन कारखाना पानीपत में कब बना था? 1980 में। याद रखिएगा, बाहोली साहिब गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में और बाहोली तेल शोधन कारखाना कहां पर पड़ता है? पानीपत में, जो कब बना था? 1980 में। लेकिन भैया ये चीज हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें पता है। कोई बात नहीं है, इसमें आपको भी पता लगेगा और आपको ऐसा बताएंगे आप कभी नहीं भूलेंगे। ये आपको पहले भी देख चुके हैं। देखें, बाहोली साहिब गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है और बाहोली तेल शोधन कारखाना पानीपत में, जो 1980 के अंदर बना था। लेकिन इसी के साथ में आपने याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेवात अत्यधिक पिछड़ा इलाका था, अब भी थोड़ा थोड़ा है। मेवात पिछड़ा इलाका है, या सरकार की नाकामी समझे हम, या किसी भी प्रकार से मेवात को उभारने के लिए काफी मात्रा में प्रयास भी किया जाता है। ऐसे ही एक प्रयास 1980 के अंदर किया गया था। 1980 के अंदर मेवात विकास बोर्ड बना था। बाहोली तेल शोधन कारखाना 1980 और मेवात विकास बोर्ड कब बना था? 1980 के अंदर बना था। ये चीजें आपके दिल और दिमाग में रहनी चाहिए। चलिए बहुत अच्छे, लगातार बने रहिए, बहुत अच्छे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? हरियाणा में पनघट से संबंधित गीतों में किस रस की प्रधानता होती है? तो श्रृंगार रस। जो पनघट से संबंधित गीत है, हरियाणा में जो पनघट से संबंधित गीत गाए जाते हैं उनके अंदर किस रस की प्रधानता होती है? तो आप बताएंगे श्रृंगार रस। पनघट वगैरह तो सुना होगा आपने। पनघट से संबंधित गीतों में श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विवाह में नीम बराई किस अवसर पर होता है? विवाह में नीम बराई किस अवसर पर होता है? देखिए, नीम बराई का नाम आते ही मन में लड्डू फूटने लगे हैं। कोई बात नहीं, ये लड्डू आपको हम साकार करेंगे, ये सपने हम आपके साकार करेंगे, इसमें कोई चिंताजनक विषय नहीं है। बहुत जल्दी ये सारी चीजें हम आपकी साकार करेंगे। जो जो आपने सपने सजाए हैं सरकारी नौकरी के, ये सभी साकार कर देंगे। लड्डू तो फूटते ही हैं ऐसे ही जब क्वेश्चन आते हैं मन में। तो विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है? तो याद रखिएगा, जब लड़की के घर, लड़की का जो घर होता है, मतलब जो आपकी वाइफ बनने वाली है उसका घर होता है, उस घर के ऊपर जब लड़का जाता है तो उस समय दूल्हे क्या होता है? द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय, द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय, मतलब जब लड़की का घर होता है, जब दूल्हा वगैरह जाता है लड़की के घर। आजकल तो स्टेज वगैरह प्रोग्राम होने लग गए हैं, वरना पहले वो उसी द्वार के ऊपर, घर का जो मुख्य दरवाजा होता है उसी द्वार के ऊपर वरमाला डलती थी। आजकल तो एक बार जाते हैं और वो देखा होगा ना आपने, जो दरवाजे वगैरह के ऊपर नीम वगैरह लेकर उस दरवाजे को मारते हैं, तो वही नीम भराई आपसे पूछ रहा है कि द्वार पर दूल्हे के आगमन पर। याद रख, लड़की का जो घर होता है उसका जो द्वार होता है वहां पर दूल्हे के आगमन पर नीम भराई की रस्म होती है। काफी रुपए वगैरह भी शायद लिए जाते हैं, पता होगा आपको किसी को, और किसी को नहीं पता है तो आपको जल्द ही पता लग जाएगा। चलिए, बहुत अच्छे, लगातार बने रही, लगातार। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो प्रश्न है ना, इसमें वास्तव में आपको मजा आएगा। देखे, प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों की सबसे अधिक भर्ती किस जिले से हुई थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की सबसे ज्यादा भर्ती किस जिले से हुई थी? तो एक बार इसके ऊपर हम फोकस डालेंगे, और यदि प्रथम विश्व युद्ध से संबंधित हरियाणा जीके का कोई और भी प्रश्न निकलता है तो सारे प्रश्न करवाएंगे। देखिए, प्रथम वर्ल्ड वॉर के पॉइंट की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध के पॉइंट की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध चला था 1914 से 18 तक। किसी को डाउट नहीं है, सभी क्लियर है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका शामिल हुआ था 1917 के अंदर। ये सीडीएस के एग्जाम के अंदर पूछा गया था भाई। पता नहीं सीडीएस का था या एनडीए का था, कुछ ऐसा एग्जाम था, उसके अंदर ये पूछा गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका कब शामिल हुआ था? तो आपने याद रखना 1917 के अंदर। लेकिन हम तो नेशनल और इंटरनेशनल जीके के पॉइंट की बात ही नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं ओनली हरियाणा की। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ 1914 से 18 तक, इस विश्व युद्ध के दौरान हरियाणा में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र कौन सा हुआ करता था? रोहतक। सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र हुआ करता था, और सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र था तो रोहतक से कितने सैनिक भर्ती हुए थे? 22,144 सैनिक भर्ती हुए थे। और इस सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था? तो आपने याद रखना है, पंडित नेकीराम शर्मा ने। पंडित नेकीराम शर्मा, जिसका उपनाम है हरियाणा केसरी, जिसका जन्म 1887 में रोहतक के कैलंगा गांव में हुआ था। यह आपने याद रखना बहुत अच्छे तरीके से। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 18 तक चला। इस विश्व युद्ध में सैनिक भर्ती का मुख्य केंद्र रोहतक था, और रोहतक से 22,144 सैनिक भर्ती हुए थे, और 22,144 जो सैनिक भर्ती हुए थे, उस सैनिक भर्ती का विरोध किसने किया था? पंडित नेकीराम शर्मा ने। और पंडित नेकीराम शर्मा, जिसे हरियाणा केसरी के नाम से जानते हैं, पंडित नेकीराम शर्मा जिसका जन्म हुआ 1887 में रोहतक के कैलंगा गांव के अंदर। याद रखना है, 1916 में ये बाल गंगाधर तिलक के स्वराज अभियान के सदस्य बने। 1920 के अंदर ये कांग्रेस के सचिव बनाए गए, डिविजनल कांग्रेस के मुख्य सचिव बनाए गए, और 1921-22 के अंदर ये जेल में रहे असहयोग आंदोलन के दौरान। 1925 से लेकर 1930 ये मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय जैसे महान व्यक्तियों के साथ रहे, और 1930 में पंडित नेकीराम शर्मा ने भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। याद रखिएगा, भिवानी वही शहर है जिसे वार हीरोज ऑफ सिटी कहा जाता है। वार हीरोज सिटी कहा जाता है किसको? भिवानी को। और याद रखिएगा, धर्मार्थ न्यासों का शहर, धर्मार्थ
न्यासों का शहर भी किसे कहते हैं, तो आपने याद रखना है धर्मार्थ न्यासों का शहर भी किसे कहते हैं, भिवानी को कहते हैं। लेकिन धर्मनगरी कुरुक्षेत्र, लेकिन हरियाणा की काशी भिवानी और छोटी काशी कैथल। लेकिन आप आइए पंडित नेकीराम शर्मा के ऊपर। पंडित नेकीराम शर्मा ने 1930 में भिवानी से संदेश नामक साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला था। डाउट क्लियर। उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, पंडित नेकीराम शर्मा। और पंडित नेकीराम शर्मा का एक बहुत अच्छी लाइन है, एक बहुत अच्छा वाक्य है। वो अच्छा वाक्य क्या है, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये किसने कहा था, पंडित नेकीराम शर्मा ने। तो 1914 से 18 तक जो वर्ल्ड वार चला था उससे संबंधित क्या क्वेश्चन आते हैं और क्या क्वेश्चन पूछा गया है और क्या क्वेश्चन आने की संभावना है, सभी पॉइंट क्लियर है। ऐसे ही पॉइंट क्लियर करते चलेंगे, आप वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहिए। चलिए बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकर जादूगर की जन्म स्थली कौन सी है। आपने नाम सुना होगा जादूगर सम्राट शंकर, क्योंकि आपके शहर के अंदर भी आया होगा कभी जादू दिखाने। जादूगर सम्राट शंकर, जादूगर सम्राट शंकर कभी कभी आपके शहर के अंदर आया होगा सर्कस वगैरह दिखाने के लिए, आपने भी देखा होगा कभी कभी सर्कस। जादूगर सम्राट शंकर की जो जन्म स्थली है उसके पॉइंट की बात करें तो एलनाबाद से है। कहां से है, एलनाबाद से है जादूगर सम्राट शंकर। और एलनाबाद जिसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एलनाबाद का पुराना नाम क्या है, तो खड़ियल। एलनाबाद का पुराना नाम है खड़ियल। जादूगर सम्राट शंकर का जो संबंध है वो कहां से है, एलनाबाद से। और एलनाबाद कहां पर पड़ता है, सिरसा के अंदर। क्लियर है ना। जादूगर सम्राट शंकर सिरसा से है। सिरसा की कौन सी विधानसभा सीट से है, एलनाबाद से। और एलनाबाद जिसका पुराना नाम खड़ियल है। ये आपने यदि देखना है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट वाली जो वीडियो है उसके अंदर भी आप जाकर देख सकते हैं। एलनाबाद का पुराना नाम आप नोट कर लीजिए, बुक में नहीं तो अपने दिमाग में नोट कर लीजिए, और दिमाग में नहीं तो दिल में नोट कर लीजिए। एलनाबाद का पुराना नाम है खड़ियल। और जादूगर सम्राट शंकर भी कहां से थे, एलनाबाद से हुआ करते थे। तो ये सभी पॉइंट आप क्लियर रखिएगा, क्लियर करते हुए चलिएगा। चलिए बोर्ड को साफ कर देते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। सभी पॉइंट समझ में आ रहे हैं ना, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत महसूस हो रहा है तो आप कमेंट कर दीजिए, कमेंट का आंसर हम अवश्य देंगे। कमेंट करते हुए चलिएगा। नहीं, आपके अंदर एक जोश होना चाहिए सरकारी नौकरी का, उस जोश को तो हम बरकरार रखेंगे। फिर एक बार जोश जगा लीजिए सरकारी नौकरी का, फिर वो किस प्रकार से बरकरार रखना है वो काम हमारा है। बस आप एक बार जोश तो जगाइए, सरकारी नौकरी की पाने की चाहत तो जगाइए अपने अंदर, सफल हो जाएंगे आप। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले में है। क्या पूछ रहा है, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल, धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल कोल किस जिले के अंदर है। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसका आपने याद रखना, कैथल के अंदर। ये हमने इसलिए बताया है क्योंकि 2-3 बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल कैथल में। लवकुश महातीर्थ भी कहां पर पड़ता है, कैथल के अंदर पड़ता है। कोयल पर्यटन स्थल भी कहां पर पड़ता है, कैथल। कोयल पर्यटन स्थल कैथल, लवकुश महातीर्थ कैथल, और धार्मिक व ऐतिहासिक स्थल कोल कहां पर पड़ता है, कैथल के अंदर। याद रखना है, याद कैसे रखना है, नोट कर लीजिए। कहां पर, बुक में। बुक में नहीं करेंगे, दिमाग में। दिमाग में नहीं करेंगे तो दिल में नोट कर लीजिए, कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे। रत्नावली किसने लिखी थी, पता है, नो डाउट आपको भी पता होगा, नो डाउट। हम मानते हैं कि आपने पढ़ा है, आपको कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। रत्नावली किसने लिखी थी, लेकिन आज के बाद में सभी को पता लग जाएगा कि किसने लिखी थी। देखें रत्नावली, यदि पुस्तक के पॉइंट की बात करें, रत्नावली ये पूछेगा किसने लिखी। रत्नावली के पॉइंट की बात करें तो रत्नावली किसकी रचना है, हर्षवर्धन की रचना है। हर्षवर्धन प्रसिद्ध लेखक हुआ करता था, जिसकी प्रमुख जो रचनाएं थी वो थी प्रियदर्शिका। हर्षवर्धन की प्रमुख रचना जो हुआ करती थी वो कौन सी हुआ करती थी, एक तो प्रियदर्शिका, प्रियदर्शिका। उसके बाद में कौन सी पुस्तक कौन सी हुआ करती थी, नागानंद। और तीसरी कौन सी हुआ करती थी, रत्नावली। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, ये सभी किसकी रचना है, हर्षवर्धन की रचना है। लेकिन एग्जामिनर ने आपसे सिर्फ एक ही पूछी है, कौन सी पूछी है, रत्नावली। तो आप क्या बताएंगे, रत्नावली किसकी रचना है, हर्षवर्धन की रचना है।
हर्षवर्धन कौन से वंश से संबंधित था? वर्धन वंश से। वर्धन वंश को पहले किस नाम से जाना जाता था? पुष्यभूति वंश के नाम से। यह क्वेश्चन एचएसएससी पूछ चुका है कि पुष्यभूति वंश का नाम बदलकर क्या हो गया, या पुष्यभूति वंश को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो आप बताएंगे वर्धन वंश के नाम से। किस नाम से? वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है। तो हर्षवर्धन कौन से वंश से हुआ करता था? वर्धन वंश। और हर्षवर्धन का दरबारी कवि हुआ करता था बाणभट्ट, और बाणभट्ट ने हर्षवर्धन की जीवनी लिखी थी जिसका नाम था हर्षचरित्र या हर्षचरित्र या हर्षचरित। किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। बाणभट्ट किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के दरबार में हुआ करता था। इसी के साथ में आपने क्या याद रखना है? इसी के साथ में आपने ये याद रखना है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में एक प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था। हेनसांग जिसकी पुस्तक का नाम था सीयूकी, और सीयूकी में वर्णन मिलता है थानेसर का। आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले कि हेनसांग भारत हरियाणा में कब से कब रहा था? तो हेनसांग हरियाणा में रहा था 634 से 644 तक। ये हमने पिछले प्रैक्टिस सेट है उसके अंदर करवाया था ये क्वेश्चन कि हेनसांग हरियाणा में कब से कब रहा। तो 634 से 644 तक हरियाणा के अंदर रहा था। कौन? हेनसांग रहा था। तो आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 हाफिज का मकबरा कहां पर स्थित है? 40 हाफिज का मकबरा, देखिए 40 हाफिज का मकबरा कहां पर स्थित है? तो 40 हाफिज का मकबरा है वो कहां पर स्थित है? तो आपने याद रखना हिसार के अंदर। 40 हाफिज का मकबरा हिसार के अंदर स्थित है। हिसार जिसका पूरा नाम है इस्सुयार, और हिसार किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सी शताब्दी में बताया था? कौन सी शताब्दी में बसाया था? 14वीं शताब्दी में। और उत्तर भारत की स्टील सिटी या मैग्नेट सिटी के नाम से किसे जानता है? हिसार को जानता है। ये आप याद रखिएगा। लेकिन भारत की स्टील सिटी जमशेदपुर है। तो ये याद रखिएगा 40 हाफिज का मकबरा कहां पर है भैया? हिसार के अंदर है। लाट की मस्जिद भी कहां पर है? लाट की मस्जिद, और लाट की मस्जिद के पॉइंट पूछे आपसे, लाट की मस्जिद भी कहां पर स्थित है? हिसार के अंदर। दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट। दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट कहां पर स्थित है? तो आपने याद रखना है हिसार के अंदर स्थित है। ये आपने याद रखना है। लेकिन एक पड़ता है बड़सी गेट, एक पड़ता है कौन सा गेट? बड़सी गेट। वो बड़सी गेट भी कहां पर स्थित है? हिसार का एक कस्बा पड़ता है हांसी, और उस हांसी का पुराना नाम है आसी, और आसीगढ़ का किला पड़ता है पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था, और उस आसीगढ़ के किले के अंदर पड़ता है बड़सी गेट। बड़सी गेट कहां पर पड़ता है? हांसी हिसार में। दिल्ली गेट, नागौरी गेट, मोरी गेट और तलाकी गेट हिसार में। लाट की मस्जिद हिसार में। 40 हाफिज का मकबरा हिसार के अंदर पड़ता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते रहिए। सभी सोशल प्लेटफॉर्म पर वीडियो को शेयर करें। लगातार हम एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन जो पीछे प्रैक्टिस सेट के अंदर रिपीट नहीं हुए हैं, सभी पर्सन नए पर्सन, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में नए पर्सन हम आपसे करवाएंगे। कोई भी किसी प्रकार का डाउट यदि आपको लगता है, कोई भी पर्सन में डाउट लगता है, तो आप उसका कमेंट कीजिए, पर्सन को कमेंट कीजिए। हम आज नहीं तो कल आंसर देंगे हर पल। तो हरियाणा में अंबाला कैंटोनमेंट की स्थापना कब हुई थी? हरियाणा के अंदर ये पूछ रहा है कि जो अंबाला कैंट है, क्या अंबाला जो कैंट है हरियाणा के अंदर, ये अंबाला कैंट कब बना था? हरियाणा के अंदर अंबाला कैंट कब बना था? तो आपने याद रखना 1843 के अंदर अंबाला कैंट बना था। 1843 की घटना है जब अंबाला कैंट बना था। अब आपसे ये पूछे कि हरियाणा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो 1857 में, 10 मई 1857 में क्रांति की शुरुआत हुई थी। लेकिन क्रांति की शुरुआत हरियाणा में कहां से हुई थी? तो आपने याद रखना हरियाणा में क्रांति की शुरुआत जो है वो कहां से हुई थी? अंबाला से। हरियाणा में क्रांति की शुरुआत अंबाला से क्यों हुई थी? क्योंकि अंबाला उस समय कैंट था। क्वेश्चन ये आपके मन में, आपके दिल और दिमाग में आ सकता है कि हरियाणा में क्रांति की शुरुआत अंबाला से क्यों हुई। यदि आपके दिल और दिमाग में क्वेश्चन आए तो आज के बाद में तुरंत आपके माइंड में आना चाहिए कि अंबाला से क्रांति की शुरुआत इसलिए हुई थी क्योंकि अंबाला उस समय कैंट था। और ये अंबाला कैंट कब बना था? 1843 में। और आप जो रविवार की, संडे की छुट्टी मना रहे हैं, उस रविवार की छुट्टी की शुरुआत भी कब हुई थी? 1843 के अंदर। लेकिन यहां से क्वेश्चन और अच्छा निकल कर आता है, और वो क्वेश्चन क्या है वो देखें। यदि इसके अंदर हम 100 जोड़ दें, तो कितने हो जाएंगे? 1943। भाई सभी को मालूम है 1843 के अंदर यदि हम 100 जोड़ दे रहे हैं तो कितने हो जा रहे हैं? 1943 हो जा रहे हैं। 1943 में अंबाला से सनातन धर्म समाचार पत्र,
कुरुक्षेत्र से धर्मक्षेत्र और सफीदोजींद से कायाकल्प समाचार पत्र निकला था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1943 के अंदर अंबाला से सनातन धर्म समाचार पत्र, कुरुक्षेत्र से धर्मक्षेत्र और सफीदोजींद से कायाकल्प समाचार पत्र निकला था 1943 में। लेकिन यहां से हम 100 घटा दें, 1843 अंबाला कैंट बना था। बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, ऐसे ही पढ़ाएंगे, एक क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन निकालेंगे। आप बस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखें। किंवदंती के अनुसार पांडवों ने हरियाणा राज्य के किस स्थान पर जयंती देवी के सम्मान में मंदिर का निर्माण करवाया था? ये पूछ रहा है किंवदंती के अनुसार। किंवदंतियों में ये लिखा गया है कि पांडवों ने जयंती देवी के सम्मान में एक मंदिर बनवाया था और उस मंदिर का नाम क्या था? जयंती देवी मंदिर। तो देखिए एक बार, एक क्वेश्चन तो हमारा यहीं पर क्लियर हो गया। वो ये पूछ रहा है कि जयंती देवी मंदिर, क्या पूछ रहा है? जयंती देवी मंदिर। भाई जयंती देवी मंदिर अब आपसे पूछे कि किसने बनवाया था, तो आप बता दें कि तुरंत किसने बनवाया था? पांडवों ने बनवाया था। और किसकी याद में? जयंती, माता जयंती की याद में बनवाया था। लेकिन ये आगे क्या पूछ रहा है कि वो मंदिर कहां पर बनवाया था? तो जयंती देवी मंदिर है वो कहां पर पड़ता है? जींद के अंदर पड़ता है। याद रखिएगा, कहां पर पड़ता है? जींद के अंदर पड़ता है। कौन सा मंदिर? जयंती देवी मंदिर। पांडवों ने महाभारत विजय के उपलक्ष्य में, पांडवों ने महाभारत विजय के उपलक्ष्य में, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए, ये पॉइंट नोट करने योग्य है। पांडवों ने महाभारत विजय के उपलक्ष्य में, महाभारत विजय मतलब महाभारत का युद्ध नहीं हुआ था, लेकिन युद्ध होने से पहले महाभारत विजय के उपलक्ष्य में एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम क्या था? जयंती देवी का मंदिर। माता जयंती की याद में महाभारत विजय के उपलक्ष्य में कि यदि हम युद्ध, जैसे आप नहीं कहते हैं कि यदि नौकरी वगैरह लग गई तो हम ये कर देंगे, लेकिन पांडवों ने ऐसा नहीं किया था। उन्होंने पहले मंदिर बनवाया था, फिर माता से आशीर्वाद प्राप्त किया था कि हमें युद्ध में विजयी बनाए। जैसे हम और मतलब जो भी मानव हैं, जैसे आप है या हम हैं, जैसे आपको नौकरी चाहिए तो हे भगवान नौकरी कर दी, इस प्रकार से हम ये अपनी श्रद्धा के अनुसार जो भी है कुछ कर देंगे। लेकिन पांडवों ने क्या किया था कि महाभारत युद्ध नहीं हुआ था, महाभारत युद्ध से पहले ही माता का मंदिर बनवा दिया था। और वो माता का मंदिर कौन सा था? जयंती देवी का। और जयंती देवी का मंदिर कहां पर पड़ता है? जींद के अंदर। और इसी कारण इस जींद को अन्य किस नाम से भी जानता है? तो याद रखिएगा, जयंती देवी नगर के नाम से भी जाना जाता है। जयंती देवी नगर के नाम से भी किसको जाना जाता है? तो आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है किसको जानते हैं? जींद को। लगातार बने रहिए, लगातार देखते रहिए और साथ के साथ में शेयर करते रहें। एक शेयर आपका दूसरे लोगों की जिंदगी बना सकता है। देखें, हरियाणा में महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी? महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो आपने याद रखना है, महारा गांव और जगमग गांव जो योजना है, महारा गांव और जगमग गांव योजना है, ये किस लिए महत्वपूर्ण है और हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण बन जाती है ये? तो हरियाणा के अंदर जो महारा गांव जगमग गांव योजना चली थी, इस योजना के तहत गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान था। गांवों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान था। लेकिन यह पूछ रहा है कि महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत कब हुई थी? कौन सी योजना है? एक बार देखें बहुत अच्छे तरीके से। महारा गांव और जगमग गांव, महारा गांव और जगमग गांव, ये योजना है भैया। महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 से। कब हुई थी? 1 जुलाई 2015 से महारा गांव जगमग गांव योजना की शुरुआत हुई थी। और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान था? 24 घंटे गांवों को बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान था। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, 1 जुलाई 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसवाल संस्कृति किस जिले में फैली है? तो याद रखिएगा, क्या पूछ रहा है आपसे? ये पूछ रहा है सीसवाल जो संस्कृति है, सीसवाल संस्कृति का संबंध कौन से जिले से है? तो हिसार से। आपसे ये पूछ रहे कि सीसवाल गांव भी कहां पर पड़ता है? हिसार के अंदर। देखिए सीसवाल जैसा ही एक गांव है सिसाय, हरियाणा का सबसे बड़ा जो गांव है उस गांव का नाम क्या है? तो आपने याद रखना है सिसाय। और ये सिसाय गांव भी कहां पर पड़ता है? हिसार के अंदर। लेकिन सीसवाल संस्कृति का संबंध भी कहां से है?
हिसार से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीसवाल गांव भी पड़ता है। नवपाषाण काल की सभ्यता हरियाणा की सीसवाल सभ्यता, नवपाषाण काल की जो सभ्यता है उसे हरियाणा में किस नाम से जाना जाता है? सीसवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है। एक बार देखें ये क्वेश्चन, आप रिपीट करें, क्वेश्चन को अपने माइंड में समझे। नवपाषाण काल, नवपाषाण काल की जो सभ्यता है, नवपाषाण काल की जो सभ्यता है उसे हरियाणा में सीसवाल सभ्यता के नाम से जाना जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे। देखिए रिपीट करना हमारा फर्ज है और आपके माइंड के अंदर लगातार बैठाना हमारा फर्ज है। सीसवाल संस्कृति जो है, नवपाषाण काल की जो सभ्यता थी, नवपाषाण काल की जो सभ्यता है, और उस नवपाषाण काल की सभ्यता को हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? तो आप बताएंगे सीसवाल सभ्यता के नाम से, सीसवाल संस्कृति के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद मोहिंदर प्रताप चंद एक प्रसिद्ध कवि है, उनकी भाषा है, ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ऐसे ही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं जो एचएसएससी ने लगातार प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर पूछे हैं। तो ये क्या पूछ रहा है? मोहिंदर प्रताप चंद है। क्या? मोहिंदर प्रताप चंद एक सुप्रसिद्ध कवि है, लेकिन उनकी भाषा क्या है? तो आपने याद रखना उर्दू से। कौन सी भाषा से संबंधित है? तो आपने याद रखना उर्दू से संबंधित है। अब यहां पर उर्दू से एक क्वेश्चन निकलता है, एक प्रश्न निकलता है, एक क्वेश्चन निकलता है। और वो क्वेश्चन क्या है कि हरियाणा का ऐसा जिला, हरियाणा का एकमात्र जिला जिसके अंदर उर्दू बोली जाती है। एक बार फिर से समझिए प्यारे बच्चे, आप समझने की कोशिश कीजिए। हरियाणा का ऐसा जिला जिसके अंदर उर्दू का प्रयोग किया जाता है, उर्दू बोली जाती है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो आप याद रखिएगा गुरुग्राम, साइबर सिटी, मेडी सिटी, मिलीनियर सिटी के नाम से जानते हैं। गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर बसाया गया शहर है गुरुग्राम। पहले नाम था गुरुग्राम, बाद में नाम हुआ गुड़गांव और अब फिर क्या हो गया? गुरुग्राम। तो याद रखिएगा हरियाणा का ऐसा जिला जिसके अंदर उर्दू बोली जाती है, गुरुग्राम। और जो मोहिंदर प्रताप चंद जो एक सुप्रसिद्ध कवि थे, उनकी जो लैंग्वेज थी, उनकी जो भाषा थी, वो कौन सी हुआ करती थी? उर्दू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम झक्कास तरीके से पढ़ेंगे, एकदम बिल्कुल जहर तरीके से। आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आने देंगे भैया। बस आप लगातार, बस हम आपसे ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। देखिए शुरुआती चरण में देखने से और एंड तक नहीं देखेंगे ना, तो इसमें भाई आपको देखिए हम पूरा मेहनत करवाने के लिए तत्पर हैं और आप मेहनत करें हमारे साथ में, हम जो बताते हैं उसी के अकॉर्डिंग आप मेहनत करें, सफलता अवश्य मिलेगी, सफलता आपके कदम चूमेगी। चलिए नेक्स्ट, यदि प्रश्न की तरफ बढ़े तो निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के कालिदास के नाम से जाने जाते हैं? हरियाणा का जो कालिदास है, हरियाणा का कालिदास किसे कहते हैं? तो आपने याद रखना है हरियाणा का कालिदास कहते हैं दीपचंद बहमन को। हरियाणा का कालिदास किसे कहते हैं? दीपचंद बहमन को। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत लिखने योग्य है। हरियाणा का कालिदास दीपचंद बहमन को कहते हैं। अब देखिए भैया, अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हरियाणा के कालिदास के नाम से किसे जाना जाता है? दीपचंद बहमन। इसी से संबंधित 7 से 8 प्रश्न और है, किस व्यक्ति को किस नाम से जाना जाता है, वो प्रश्न आप नोट करते हुए चलिएगा। आप नोट करें और समझने की कोशिश करें और लिखेंगे तभी बात बनेगी। देखें, उसके बाद है आधुनिक हरियाणा का निर्माता किसे कहते हैं? पता होगा सभी को, बंसीलाल को, चौधरी बंसीलाल को, जिसका जन्म हुआ था भिवानी के गोलागढ़ में 1927 के अंदर। आधुनिक हरियाणा का निर्माता लोह पुरुष किसे कहते हैं? चौधरी बंसीलाल को। हरियाणा हैरिकेन के नाम से कपिल देव को जाना जाता है। उस कपिल देव का जन्म हुआ था 1959 के अंदर और उनकी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था 1983 के अंदर, 1983 के अंदर वर्ल्ड कप जीता था, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। हरियाणा का लौह पुरुष बंसीलाल हो गया। हरियाणा का हास्य कवि
सुरेंद्र शर्मा। हरियाणा का हास्य व व्यंग कवि कौन है? सुरेंद्र शर्मा, जो नांगल चौधरी महेंद्रगढ़ से है, आपने याद रखना है। हरियाणा का सुप्रसिद्ध जो हास्य कवि व कलाकार है सुरेंद्र शर्मा है, जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से है। और कहां से है? नांगल चौधरी से है। और नांगल चौधरी जिसके तीनों तरफ राजस्थान लगता है, और राजस्थान हरियाणा के 7 जिलों के साथ में लगता है, याद रखिएगा। किसानों का अफलातून, किसानों का अफलातून किसे कहते हैं? तो सूरजमल को किसानों का अफलातून कहते हैं। उसके बाद में प्रथम हरियाणवी हास्य व्यंग कवि, प्रथम हरियाणवी हास्य व्यंग कवि कौन थे? मीर जाफर जट्टाली। प्रथम हरियाणवी हास्य व्यंग कवि मीर जाफर जट्टाली, ये प्रथम हास्य व्यंग कवि थे। उसके बाद में हरियाणा का गांधी, हरियाणा का गांधी किसे कहते हैं? मूलचंद जैन को। मूलचंद जैन कहां से है? सोनीपत में। सोनीपत में कहां से है? गोहाना से। और गोहाना जिसका पुराना नाम क्या है? गौदवाना या गबन गोहाना। और गोहाना का नामकरण किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान ने। और पृथ्वीराज चौहान की जीवनी किसने लिखी थी? चंद्रबरदाई ने। और चंद्रबरदाई कहां से था? हिसार से। और हिसार का पुराना नाम क्या है? ईसुयार। किसने बसाया था हिसार? फिरोज तुगलक ने। फिरोज तुगलक ने अपने पुत्र की याद में कौन सा शहर बसाया था? फतेहाबाद। और हरियाणा की पिंक सिटी के नाम से किसे जानते हैं? फतेहाबाद को जानते हैं। तो याद रखिएगा ये सभी प्रश्न है, इसी प्रकार से हम ये सभी प्रश्न करवाएंगे। लगातार बने रहिएगा हमारे साथ में। चलिए, हरियाणा का ताऊ देवीलाल को कहा जाता है। हरियाणा का सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया को कहा जाता है। सरस्वती पुत्र राजेंद्र खरकिया को कहा जाता है। और हरियाणा का सौर सम्राट पंडित जसराज, पंडित जसराज को कहा जाता है। हरियाणा का शेक्सपियर लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। और हरियाणा का तानसेन लक्ष्मीचंद को कहा जाता है, जो सोनीपत से थे। और हरियाणा का प्रथम सांगी किशनलाल भट्ट। हरियाणा का रुबई सम्राट उदयभान हंस। और हरियाणा का प्रथम राज्य कवि उदयभान हंस। हरियाणा का रुबई सम्राट और हरियाणा का प्रथम राज्य कवि उदयभान हंस या उदयभानु हंस भी एग्जाम्स के अंदर आ जाता है। तो आप ये सभी प्रश्न यदि नहीं लिखे तो वीडियो को बैक करके लिख लीजिए। यदि आपने नहीं लिखे हैं तो एक दिन ये प्रश्न आपके काम आएंगे, आपको सफलता दिलाएंगे और आपकी सफलता की सीढ़ी का एक काम करेंगे। सफलता के शिखर पर जब आप चढ़ेंगे तो सीढ़ी का काम करेंगे ये प्रश्न। चलिए लिखते हुए चलिएगा। बहुत अच्छे बच्चे, लगातार जुड़िए रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जुलाई 1996 को शराबबंदी पर अध्यादेश पारित हो गया तथा किस तिथि को इसे वापस ले लिया गया? देखिए आपने अब इसने ये तो बता दिया कि हरियाणा के अंदर जो शराबबंदी हुई थी, हरियाणा के अंदर जो शराबबंदी हुई थी वो शराबबंदी कब से लागू हुई थी? 1 जुलाई 1996 से लागू हुई थी। लेकिन ये कह रहा है कि हरियाणा में जो शराबबंदी पर विधानसभा के अंदर जो अध्यादेश पारित हुआ था उसकी तो डेट ही ये है, लेकिन उस अध्यादेश को वापस कब किया गया था? तो आपने याद रखना 1 अप्रैल 1998 के अंदर अध्यादेश को वापस किया गया था। 1 अप्रैल 1998 के अंदर। ये सभी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। हरियाणा में जो शराबबंदी हुई थी वो याद रखना आपने 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 88 लिख दिया, 1998 तक हरियाणा में शराबबंदी चली थी। हरियाणा में जो शराबबंदी चली थी उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? बंसीलाल, जिसे आधुनिक हरियाणा का निर्माता और लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। बंसीलाल की एक पार्टी हुआ करती थी हरियाणा विकास पार्टी। हरियाणा विकास पार्टी। और ये हरियाणा विकास पार्टी कब बनी थी? तो आपने याद रखना है हरियाणा विकास पार्टी बनी थी 1991 के अंदर। लेकिन हरियाणा विकास पार्टी की सरकार आई थी 1996 के अंदर। और जब हरियाणा विकास पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर आई थी उस समय चौधरी बंसीलाल हरियाणा के तीसरी बार सीएम बने थे, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। तो ये सीरीज है, ये जो प्रश्न है आप इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि हम आपको क्या समझाना चाहते हैं और आप हमारे से क्या समझना चाहते हैं। 1996 के अंदर जब विकास पार्टी की सरकार बनी, हरियाणा विकास पार्टी की, तो चौधरी बंसीलाल तीसरी बार सीएम बने। और इसी चौधरी बंसीलाल के शासनकाल के दौरान हरियाणा में शराबबंदी हुई थी, ये याद रखना है। और हरियाणा में जो शराबबंदी काल था वो 1 जुलाई 1996 से लेकर 1 अप्रैल 1998 तक था।
एग्जाम्स की दृष्टि से ये जो पर्सन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम करवा ही इंपॉर्टेंट रहे हैं, वैसे तो करवा ही नहीं रहे, जो सभी पर्सन वही करवाने जो एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। तो आपने याद रखना है मेरे प्यारे भैया, ये चीजें सभी याद रखिएगा और लिखते हुए चलिएगा इन चीजों को। चलिए हरियाणा शतरंज संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? हरियाणा क्या पूछ रहे हैं? हरियाणा शतरंज संघ का गठन, हरियाणा शतरंज संघ का गठन, हरियाणा शतरंज संघ का गठन किस वर्ष हुआ था? तो हरियाणा शतरंज संघ का गठन हुआ था 2008 में। और 2008 का एक क्वेश्चन कलर के एग्जाम में पूछा था। HSSC ने एक पेपर लिया था हरियाणा के अंदर कलर का, और उस कलर के पेपर के अंदर पूछा गया था कि पंचकुला IIT पार्क कब बना था। देखिए हम ये पूरे दावे के साथ में कह रहे हैं, ये जो सभी पर्सन है ये करवाए हुए पर्सन है, ऐसे पर्सन नहीं है कि कहीं पर उठाकर कह दिया कि ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऐसा नहीं है भैया। पंचकुला जो IIT पार्क है ये कब बना था? 2008 के अंदर। और हरियाणा शतरंज संघ का गठन भी कब हुआ था? 2008 के अंदर हरियाणा शतरंज संघ का गठन हुआ था। लगातार बहुत अच्छे। खेलों के क्षेत्र में बहादुर सिंह का नाम संबंधित है शॉर्ट पुट से। बहादुर सिंह का जो नाम है वो किससे संबंधित है? खेलों के संबंध में शॉर्ट पुट से संबंधित है। मर्द भांड के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मर्द भांड के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो मर्द भांड के लिए जो हरियाणा का जिला प्रसिद्ध है उसमें नाम आता है किसका? रोहतक का। मर्द भांड के लिए हरियाणा का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? रोहतक प्रसिद्ध है। तो ये चीजें याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में? देखिए आप ये ना सोचे कि क्वेश्चन बहुत आसान है, एक क्वेश्चन से और क्वेश्चन किस प्रकार निकाले जाते हैं उनका भी जिक्र इस वीडियो के अंदर करेंगे। देखें ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है, दिख रहा है ना, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर पड़ता वो पूछ रहा है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर पड़ता है? तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, यही है ना क्वेश्चन, तो यही है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य के पॉइंट की बात करें तो ये सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये कैथल और कुरुक्षेत्र की जो सीमा है, कैथल और कुरुक्षेत्र की सीमा है उसके ऊपर स्थित है। यदि आपसे जोड़े के अंदर पूछे, जोड़े के अंदर आंसर आए कि कैथल या कुरुक्षेत्र या पानीपत या सोनीपत, इस प्रकार से यदि क्वेश्चन पूछे तो आप बताएंगे कैथल और कुरुक्षेत्र। और यदि जोड़े के अंदर क्वेश्चन नहीं आता है और यदि आपसे ये पूछे कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले के अंदर है, सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है, तो आप बताएंगे कैथल के अंदर। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य से ही क्वेश्चन क्यों निकलता है ये भी हम आपसे बताएंगे। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम है, हरियाणा के अंदर जो और वन्य जीव अभ्यारण्य है उनमें किसी का भी दूसरा नाम नहीं है, किसी का भी उपनाम नहीं है, लेकिन जो सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य है उसका उपनाम है। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम क्या है? तो आपने याद रखना है सोनसर, सोनसर जंगल। सोनसर जंगल ये सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य का दूसरा नाम है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इनमें से कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य को सोनसर जंगल के नाम से जाना जाता है, तो आप क्या बताएंगे? सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य को सोनसर जंगल के नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना था, तो डेट आपने याद रखनी है 29 जुलाई 1988 के अंदर सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य बना था। 29 जुलाई 1988 के अंदर सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य बना था, याद रखना है। और 29 जुलाई 2016 के पॉइंट की बात करें तो हरियाणा के बादली से पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी। उस समय के जो तत्कालीन कृषि मंत्री हुआ करते थे OP धनखड़, उसने, तो ये चीजें आपने याद रखना। वर्तमान में कृषि मंत्री OP धनखड़ नहीं है, पहले कृषि मंत्री हुआ करते थे बीजेपी की सरकार में ओम प्रकाश धनखड़। जो वर्तमान में OP धनखड़ है ये हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष का पद इनको हाल ही में दिया गया है, ये आपने याद रखना है। उन्होंने 29 जुलाई 2016 से पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की थी बादली झज्जर से। और बादली कौन से एक्सप्रेस वे के ऊपर पड़ता है, तो आप बताएंगे KMP कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे। और कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे हाल ही में चर्चा में क्यों है? तो कुंडली मानेसर एक्सप्रेस वे है, ये हाल ही में चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसी के साथ में एक रेल कॉरिडोर बनेगा, एक रेल लाइन इसी के साथ में बिछेगी और उस रेल लाइन की लंबाई भी लगभग KMP जितनी ही है। आपने याद रखा, वो भी पलवल से सोनीपत है और KMP भी पलवल से सोनीपत है, ये चीजें आपने याद रखनी है।
तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य 29 जुलाई 1988 में बना था। दूसरा नाम क्या है? सोनसर जंगल के नाम से भी जिसे जानते हैं। चलिए, नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है? देखिए, नवग्रह कुंड के कारण, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो लेकिन आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़े। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है? वो क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा शहर है जिसे नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी कहा जाता है। देखिए, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन निकलेंगे वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन कि नवग्रह कुंड कहां पर है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही निकलेगा कि नवग्रह कुंड कहां पर है, तो आप बताएंगे नवग्रह कुंड है ये कहां पर पड़ता है? कैथल में पड़ता है। एक क्वेश्चन क्लियर है? नवग्रह कुंड है कैथल में। क्लियर, बहुत अच्छे। अब आपको यह पता लग गया, क्वेश्चन में कहा था कि नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है। इसका मतलब जिस शहर में नवग्रह कुंड होंगे उस शहर को किस नाम से जाना जाएगा? छोटी काशी के नाम से। तो छोटी काशी के नाम से हरियाणा के किस शहर को जाना जाता है? कैथल को जाना जाता है। याद रखिएगा, नवग्रह कुंड के कारण हरियाणा की छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है? कैथल को जाना जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न जो बनेगा वो क्वेश्चन क्या उठता है? ये तो हरियाणा की छोटी काशी हो गई, लेकिन आपसे पूछे कि हरियाणा की काशी किसे कहते हैं, तो आपके माइंड में आना चाहिए बॉक्सिंग का पावर हाउस जो है भिवानी, उसे हरियाणा की काशी कहते हैं। अब हरियाणा की काशी भिवानी को क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन भी आपके दिल और दिमाग में दौड़ना चाहिए। हरियाणा की काशी भिवानी को क्यों कहा जाता है, किस लिए प्रसिद्ध है और इसका रीजन क्या है जिसे हरियाणा की काशी कहा जाता है? तो याद रखना है आपने, मंदिरों की अधिकता के कारण। किसकी अधिकता के कारण? मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा की छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये आप याद रखिएगा, हरियाणा की छोटी काशी के नाम से भिवानी को जाना जाता है। मंदिरों की अधिकता के कारण हरियाणा की काशी के नाम से, सॉरी छोटी काशी नहीं, हरियाणा की काशी के नाम से किसे जाना जाता है? भिवानी को। और ये आपने क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से याद रखना, छोटी काशी किसे कहते हैं? कैथल को। लेकिन नवग्रह कुंड भी कहां पर पड़ते हैं? कैथल में। अब क्वेश्चन आता है कि नवग्रह कुंड की स्थापना किसने किसके हाथों करवाई थी? तो नवग्रह कुंड की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने किसके हाथों करवाई थी? तो आपने याद रखना है युधिष्ठिर के हाथों करवाई थी। यह क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नवग्रह कुंड की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने किसके हाथों करवाई थी? तो आपने याद रखना है नवग्रह कुंड की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर के हाथों करवाई थी। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लगातार साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते रहिएगा। चलिए, उसके बाद में नाम आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? देखिए, ये पूछ रहा है आपसे कि जो सिही गांव है, सिही गांव, अब ये सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? अब हरियाणा जीके के अंदर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है, तो भाई सिही गांव भी एक तरीके से प्रसिद्ध हो गया है नहीं? तो सिही गांव यदि पूछे आपसे सिही गांव कहां पर पड़ता है, तो आप बताएंगे फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा का सबसे बड़ा जो उद्योग शहर है, उद्योग सिटी है, वो कौन सी है? फरीदाबाद। हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? फरीदाबाद। क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा? फरीदाबाद। जनसंख्या में सबसे बड़ा कौन सा? फरीदाबाद। सबसे ज्यादा पुरुष और सबसे ज्यादा महिलाएं कहां पर है? फरीदाबाद में। देश में सर्वाधिक मात्रा में ट्रैक्टर कहां पर बनते हैं? फरीदाबाद। देश की बात करें ना कि हरियाणा की। हरियाणा में देश में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर फरीदाबाद में बन रहे हैं, तो हरियाणा में भी कहां पर बनेंगे? फरीदाबाद में। हरियाणा में सर्वाधिक मात्रा में बजरी का उत्पादन कहां पर होता है? फरीदाबाद के अंदर। नाहर सिंह स्टेडियम भी कहां पर पड़ता है? फरीदाबाद में। नाहर सिंह बेस जो इंडियन एयरफोर्स यूज करती है वो कहां पर पड़ता है? फरीदाबाद में। सूरजकुंड मेला, ये सभी चीजें हम डिस्ट्रिक्ट जो करवा रहे हैं हरियाणा जीके के अंदर, उनके अंदर हम प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट का एक एक पॉइंट करवाएंगे आपको। कोई पॉइंट हरियाणा जीके का नहीं छूटेगा। और हम पूरे दावे के साथ में, पूरे आश्वासन के साथ में कहते हैं कि लगातार आप हमारे साथ में बने हुए हैं तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी हरियाणा जीके की। तो लगातार आप बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए हमारी हरियाणा जीके सीरीज। चलिए, सिही गांव फर्स्ट क्वेश्चन निकला कि सिही गांव कहां पर है? फरीदाबाद में। लेकिन सिही गांव से कौन से संत रहे हैं? तो आपने याद रखना, सिही गांव से रहे हैं संत सूरदास। साहित्य लहरी और शूरसागर। साहित्य लहरी और शूरसागर किसकी रचना है? तो याद रखिएगा किसकी रचना है? सूरदास की। साहित्य लहरी और शूरसागर किसकी रचना है? सूरदास कहां से थे? सिही गांव से। सिही गांव कहां पर पड़ता है? फरीदाबाद। और फरीदाबाद
के पॉइंट की बात करें, फरीदाबाद बना कब था, तो 2 अगस्त 1979 के अंदर, 1979 के अंदर फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट बना था। ये क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। चलिए साफ कर देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। यदि आपको हरियाणा जी के पसंद आ रही है तो साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते रहें, दबा के शेयर करें, सभी के पास में वीडियो पहुंचनी चाहिए। आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल सकता है। यदि आपने एक शेयर कर दिया और किसी ने देख लिया तो उस व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है, वो पढ़ना स्टार्ट कर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए एक और चीज हम आपसे बता देते हैं, कोई भी क्वेश्चन यदि पहले आ चुका है वीडियो के अंदर, उस क्वेश्चन को हम रिपीट नहीं कर रहे हैं। सभी क्वेश्चन प्रत्येक वीडियो के अंदर आपको नए क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए, सिंदहारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? जो सिंदहारा उपहार है वो बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तो भाई सिंदहारा तो तीज वगैरह के ऊपर दिया जाता है, नहीं, तीज और सिंदहारा बोलते हैं। सिंदहारा उपहार है, ये किस अवसर पर दिया जाता है? तीज के अवसर पर दिया जाता है। बहुत अच्छे। चलिए, हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां है? हरियाणा के किस भाग में शिवालिक पर्वत श्रेणियां है? ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व है। ये याद रखिएगा। देखिए, आप रीजनिंग भी पढ़ते होंगे, तर्क शक्ति परीक्षण, रीजनिंग जिसे हिंदी में जानते हैं, और रीजनिंग के अंदर भी दिशा वगैरह का तो बहुत ज्यादा काम होता है। ये हमारी दिशा है उत्तर, ये दक्षिण, ये तो दोनों दिशा आपको याद हो जाती होगी, लेकिन इन दिशाओं को याद करने में आपको थोड़ा सा दिक्कत महसूस होता होगा पश्चिम और पूर्व के अंदर। भाई सभी को होता है, आपको नहीं, सभी को, जो शुरुआत में पढ़ना स्टार्ट करते हैं उन सभी को होता है। तो आज के बाद में ये दिक्कत नहीं होगा आपको। क्यों नहीं होगा? देखें, ये आपने याद किस प्रकार से रखनी है, तो ये आपने पप्पू के नाम से याद रखनी है। पप्पू, आप किसी भी दिशा में बैठे रहे, किसी भी प्रकार से बैठे रहे, लेकिन पप्पू के नाम से याद रखिएगा। पै आपके हमेशा लेफ्ट हैंड की तरफ मिलेगा तो वो पश्चिम दिशा हो जाएगी, पू राइट हैंड की तरफ मिलेगा तो वो पूर्व दिशा हो जाएगी। अब चलते हैं हम हरियाणा जीके का जो क्वेश्चन पूछ रहा है एग्जामिनर, 2000 कब के एग्जाम में, हरियाणा पुलिस का 2016 का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। और ये क्वेश्चन है कि क्या पूछ रहा है कि हरियाणा के कौन से भाग में शिवालिक की पर्वत श्रेणियां है या शिवालिक की पहाड़ियां है। सबसे पहले हम आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए एक बात बता दें, शिवालिक पर्वत श्रृंखला है, ये हिमालय पर्वत श्रेणी का ही हिस्सा है। हिमालय पर्वत श्रेणी जिसे नॉर्थ टू साउथ है, उत्तर से दक्षिण 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग है शिवालिक पर्वत श्रृंखला। हिमालय की सबसे बाद में बनी पर्वत श्रेणी का नाम है शिवालिक। हिमालय की सबसे नई पर्वत श्रेणी का नाम है शिवालिक, ये आपने याद रखना है। शिवालिक पर्वत श्रेणी की यदि बात करें तो शिवालिक पर्वत श्रेणियां हरियाणा के कौन सी दिशा में मिलती है, तो आपने याद रखना है शिवालिक पर्वत श्रेणी हरियाणा के उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर मिलती है। कौन से हिस्से के अंदर मिलती है? उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और आपने ये याद रखना है, शिवालिक पर्वत श्रेणियां हरियाणा के कौन से हिस्से मिलती है? उत्तर पूर्व के अंदर। ये याद रखें, शिवालिक पर्वत श्रृंखला हरियाणा के उत्तर पूर्व दिशा के अंदर मिलती है। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, कौन से हिस्से के अंदर मिलती है? उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर शिवालिक पर्वत श्रेणियां मिलती है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि शिवालिक पर्वत श्रेणियां कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलती है, ये आपने याद रखना है। यदि आपसे पूछे कि कौन से हिस्से में मिलती है, तो आपका एक क्वेश्चन तो ठीक हो गया, उत्तर पूर्वी हिस्से के अंदर मिलती है। अब आपसे एग्जामिनर पूछ रहे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलती है, तो डिस्ट्रिक्ट यदि पूछेगा तो आपने बताना है पंचकुला, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में? पंचकुला में, अंबाला में और यमुनानगर में। ये याद रखिएगा, पे के नाम से याद रख सकते हैं। हरियाणा के उत्तर पूर्वी दिशा के अंदर मिलती है शिवालिक की पहाड़ियां, और शिवालिक की जो पहाड़ियां हैं वो पंचकुला के अंदर, अंबाला के अंदर, और कहां पर मिलती है? तो आपने याद रखना है यमुनानगर के अंदर मिलती है। कहां पर मिलती है? यमुनानगर के अंदर ये पर्वत श्रृंखला मिलती है। हिमालय की सबसे बाद में बनी पर्वत श्रेणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश के किन 2 जिलों में विशेष पर्यावरण न्यायालय की स्थापना की गई है? तो आपने याद रखना है। देखिए, पर्यावरण न्यायालय की बात करें, विशेष पर्यावरण न्यायालय तो करनाल के अंदर है, लेकिन पर्यावरण न्यायालय कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है? तो फरीदाबाद और हिसार के अंदर। और विशेष पर्यावरण न्यायालय की बात करें तो करनाल के अंदर पड़ता है। बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी किस खेल से संबंधित है? तो गीता जुत्सी है वो एथलेटिक्स है, दौड़ से संबंधित है। किससे संबंधित है? दौड़ से संबंधित है। गीता जुत्सी का संबंध दौड़ से। देखिए, हरियाणा जी के सीरीज जो है, जो हम ये पढ़ा रहे हैं, इसको आप ये नहीं है कि कंटिन्यू आप लेकर पढ़ें, नहीं,
आप काम करते वक्त इस सीरीज को पढ़िएगा, काम करते वक्त आप वीडियो चलाकर रख दीजिए और आप सुनते रहिए, सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगी, पूरे दावे के साथ में हम कह सकते हैं। आप काम करते रहिए, कोई भी काम करते रहिए, आप सफर कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो उस दौरान आप ये वीडियो हमारे देखें। उसी दौरान आपको ये नहीं है कि आपको अलग से स्पेशल टाइम निकालना पड़ेगा। स्पेशल टाइम निकालने के लिए और भी सब्जेक्ट है, और भी हमारी वीडियो आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी की वीडियो भी आपको चैनल के ऊपर मिलेगी, वो वीडियो देखें स्पेशल टाइम निकालकर। और हरियाणा जीके के जो डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह हैं और जो चैप्टर हैं, अन्य विशेष जो चैप्टर हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आप देखें टाइम निकालकर। ये तो प्रैक्टिस सेट है, ये प्रैक्टिस सेट आप स्पेशल टाइम ना दे प्रैक्टिस सेट को। आप कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम करते वक्त आप इस वीडियो को चलाकर रख दीजिए और उस दौरान आप पढ़ें, ये चीजें याद रखें। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हरियाणा के किस जिले में प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर स्थित है? देखिए क्या पूछ रहा है कि हरियाणा का ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर प्रसिद्ध भूतेश्वर मंदिर है। भूतेश्वर मंदिर के पॉइंट की बात करें तो भूतेश्वर मंदिर पड़ता है हरियाणा के हार्ट में। हार्ट ऑफ हरियाणा के नाम से हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं तो जींद को, और उसी जींद के अंदर पड़ता है कौन सा मंदिर? भूतेश्वर मंदिर। याद रखना, बहुत सॉलिड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जींद रियासत का संबंध कौन सी रानी से रहा है तो रानी सोदराही का संबंध भी है जींद रियासत से है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये याद रखें, भूतेश्वर मंदिर कहां पर पड़ता है? जींद डिस्ट्रिक्ट के अंदर भूतेश्वर मंदिर पड़ता है। धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो साथ के साथ में शेयर करते रहें। चलिए, धन्यवाद।